वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे। आज मैं राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थियोरी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ वो सभी प्रैक्टिस सेट आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि मई 2021 में प्रस्तावित है, यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित कराए जाने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरशिप एग्ज़ाम जो कि जून 2021 में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम में जिनका भी सब्जेक्ट सिविक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए ये सभी मेरे द्वारा कराए जा रहे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो कि चैनल पे डाले जा रहे हैं वो सभी अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। इन्हें आप क्विज के फॉर्म में देखिए। जब मैं आपको आंसर बताती हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर मेंशन किया करिए और मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके ईज़िली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उन लोग को वीडियो नहीं मिलते। इसके पहले भी मैंने तमाम प्रैक्टिस सेट कराया है। तो जीआईसी या जीडीसी इन लेक्चरर डिग्री कॉलेज करके एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, उसमें जाके आप लोग अभी तक कराए गए सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट ए. डहल और ऑप्शन डी जे.आर. सिले। बताइए किसने कहा है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड। ये एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड का कथन था कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी हिटलर और ऑप्शन डी डब्ल्यू विल्सन। चलिए बताइए किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है? क्या ये नेपोलियन है, क्या ये बिस्मार्क है, क्या ये हिटलर है या फिर डब्ल्यू विल्सन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क। देखिए बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर थे और तत्कालीन यूरोप के प्रभावी नेता थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है और अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच उक्त कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जे ब्राइस, ऑप्शन बी पी जी जने, ऑप्शन सी एलेक्सी द टॉकविले, ऑप्शन डी आइवर ब्राउन। आपने बताना है कि राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जे ब्राइस। देखिए राजनीतिक शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है एवं अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच, यह कथन है जे ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेलोवेल, ऑप्शन बी आई ब्राउन, ऑप्शन सी आर.एन. गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीतिक शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्य से। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आर.एन. गिलक्राइस्ट का कहना था कि अर्थशास्त्र का संबंध जिस प्रकार से वस्तुओं से है तो उसी प्रकार से राजनीतिक शास्त्र का संबंध किससे है? लोगों से है। अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है तो दूसरे राजनीतिक शास्त्र का संबंध मूल्यों के साथ है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? आर.एन. गिलक्राइस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होता है
और अंत होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी आर.ए. डॉल, ऑप्शन सी गैरिस, ऑप्शन डी हेराल्ड लासबेल। किसका कहना था कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? इसका अंत राजनीति के साथ ही प्रारंभ भी होता है, इसका अंत भी राजनीति के साथ ही होता है। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गार्नर। देखिए, गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि गार्नर की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। देखिए, ये जो फैक्ट मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुना करिए। आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिए कि गार्नर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, क्योंकि विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। तो जो यूनानी चिंतक थे, यूनानी चिंतक कौन कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया था और इन्होंने क्या माना था? इन्होंने राज्य को प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना था। लेकिन गार्नर का कहना था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी राज्य के साथ ही होता है और राज्य के साथ इसका अंत भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों का तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी गिलक्रास्ट, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। देखिए, जिसको मेरी स्पीड तेज़ लग रही होगी तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है, तो उस पर जाके आप लोग स्पीड को धीमा भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। तो अगर जिसको स्पीड तेज़ लग रही है तो वो लोग जाके स्पीड को धीमा कर सकते हैं, और स्पीड अगर आपको धीमी लग रही तो आप लोग तेज़ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, फास्ट भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन होता है, आप लोग देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है ऑप्शन डी पॉल जेनेट की। देखिए, पॉल जेनेट जो थे वो नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तथा राजनीतिक विचारों के क्षेत्र इमैनुअल कांट से प्रभावित है, ठीक है। ये किससे प्रभावित थे? जो पॉल जेनेट थे ये राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में कांट से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लॉ फीमेल, हिस्टोरी डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलॉसफी डे लॉ रिवोल्यूशन और फ्रैंकाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? आपके ऑप्शन है इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद। आपको कोड से ये अपना आंसर चूज करना है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है ओनली वन एंड थर्ड, यानी केवल पहला और दूसरा। ऑप्शन बी है तीसरा और तीसरा। ऑप्शन सी है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। आपको इन जो तथ्य दिए हैं इन फैक्ट्स में से चूज़ करना है और कूट की सहायता से अपना आंसर चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये जो चारों कारक दिए गए हैं ये चारों कारक ही राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? डेविड ईस्टन ने किया था। डेविड ईस्टन ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद ये सभी कारक राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। आपके ऑप्शन ए राजनीतिक जागरण, ऑप्शन बी जनसंचार की भूमिका, ऑप्शन सी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी आवधिक चुनाव। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से किसके कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ।
जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे ही पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है और इसने जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया। इसी कारण कहा जाता है कि जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण जिलाधिकारी की भूमिका में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी डिमॉक, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सीले। आपको बताना राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिमॉक। डिमॉक का कहना था, डिमॉक क्या थे? डिमॉक का पूरा नाम पहले जान लीजिए। डिमॉक का पूरा नाम था मार्शल एडवर्ड डिमॉक और ये अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे और मूलतः यह क्या थे? प्रशासनिक चिंतक थे। इन्होंने राजनीति विज्ञान के विषय में कहा है कि इसका संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में प्रकाशित हुई थी, ए थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी लास्की। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कैटलिन। देखिए, सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन, इनका पूरा नाम था सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन और ये मूलतः क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इनकी पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है? मूलतः शक्ति का एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी हटिंगटन, ऑप्शन सी डेविड एप्टर, ऑप्शन डी पॉल बे। आपको बताना है कि किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हटिंगटन। देखिए, राजनीतिक पतन शब्द के साथ हटिंगटन संबंधित हैं। तो डेविड ईस्टन का किससे संबंध है? राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना के विकास से डेविड ईस्टन का संबंध है। डेविड एप्टर का संबंध है राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ और पावेल का संबंध है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? आपके ऑप्शन ए रॉबर्ट डहल, ऑप्शन बी पीटर लास्लेट, ऑप्शन सी डांटे जर्मिनो, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डांटे जर्मिनो। देखिए, डांटे जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक हैं और जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लॉसलेट और डेविड ईस्टन व कोवा राजनीतिक पतन की संकल्पना के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक हैं। आपके ऑप्शन ए डेविड एप्टर, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन डी कोवा। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोवा। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी अल्फ्रेड कोवा की चर्चित पुस्तक है और इसमें राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात की गई है। देखिए, इससे पहले मैंने भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल थियरी और बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं और मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की है। जीआईसी लेक्चरशिप एग्ज़ाम की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो आप लोग चाहें तो उस पर जाके सारे वीडियो पहले के देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक, जीआईसी लेक्चरशिप एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग उस पर क्लिक करके ईजिली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं आपके ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी हर्बर्ट फाइनर, ऑप्शन सी डेविड ऑस्टिन, ऑप्शन डी हेराल्ड लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बताइए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन डी हेराल्ड लास्की। देखिए हेराल्ड लास्की 20वीं शताब्दी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक थे और इनका संबंध मूलतः क्या था? बहुलवाद से था। ये बहुलवाद के समर्थक थे और राज्य की एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के तीव्र आलोचक थे। इन्होंने अपना जो लेखन कार्य बहुलवादी के रूप में प्रारंभ किया और अंत में एक जनतांत्रिक समाजवादी के रूप में किया। इनके चिंतन तथा लेखन के केंद्र में सदैव मानव की स्वतंत्रता तथा गरिमा रही है। इनका कहना था, ये मूलतः एक बहुलवादी विचारक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन दे देता है, एकलवादी विचारक कौन है, बहुलवादी विचारक कौन है, तो आप लोग को ये सब भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हेराल्ड लास्की क्या थे? बहुलवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल, ऑप्शन डी गैटिल। चलिए बताइए, मानवीय संबंधों के इस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन तथा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे और राजनीति के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक थी हु गवर्न्स, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी, ऑन डेमोक्रेसी, जो कि 1998 में प्रकाशित हुई थी, और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी। आप लोग चाहें तो इन बुक को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? आपका ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1948। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय को शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। ये क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था राजनीतिक के सिद्धांत, दूसरा था राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा था राजनीतिक दल, चौथा था राजनीतिक दल समूह एवं लोकमत, और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यूनेस्को ने 1948 में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पिता माने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी का आता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया या प्रतिपादित किया। अक्सर पूछा जाता है कि क्यों अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसका यही जवाब है कि अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और उसका एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना की। ठीक है, अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? आपके ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गैरिल और ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा है ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट की। ये गिलक्राइस्ट ने ही कहा था कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये क्वेश्चन किसका है? ये कथन किसका है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसको दूसरी तरह से पूछा गया है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन है ऑप्शन सी गार्नर का। गार्नर ने ही कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, राज्य के साथ ही होता है, क्योंकि राजनीति के क्या है, दो भाग हैं,
पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। तो सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत आता है सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। और व्यावहारिक राजनीति के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यावहारिक के अंतर्गत क्या आता है? सरकार का, यानी सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार का अध्ययन किया जाता है तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सरकार के वर्तमान रूप के कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो इसी को केंद्र बिंदु मानकर गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अमूर्त स्वरूप, ऑप्शन बी काल्पनिकता, ऑप्शन सी दार्शनिकता पर बल, ऑप्शन डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता था? व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था परंपरागत राजनीति विज्ञान में, ठीक है। और अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता तथा दार्शनिकता पर बल भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण थे, जबकि तथ्यों के अध्ययन पर बल ये परंपरागत राजनीति का अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति के विज्ञान फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? आपका ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी ब्लटनसली, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सीले। सीले ने कहा था कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। और इन्होंने इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि इतिहास और राजनीति विज्ञान क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो समुच्चय है वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, ऑप्शन बी संप्रभुता सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, ऑप्शन सी राज्य सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये सभी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्न विचारकों में से ये किसका कथन है? समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये किस विद्वान का कहना था? आपके ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन बी जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन सी ल्यूकाच, ऑप्शन डी सीवी मैकफर्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का कहना था कि समाज की उन्नति हेतु विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन, ऑप्शन बी सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, ऑप्शन सी संघर्ष व तनाव का अध्ययन, ऑप्शन डी मानव स्वभाव का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन। देखिए, कैटलिन कहते थे कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र मूलतः शक्ति का अध्ययन है और इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान भी कहा। कैटलिन ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति का केंद्रीय स्थान, जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए अल्फ्रेड कोवा, ऑप्शन बी डेविड स्टर्न, ऑप्शन सी एल वेपर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हल। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगी
आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसका जो जीएस, इसमें जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीआईसी लेक्चरशिप एग्जाम में 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के भी होंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग को जीएस का भी प्रैक्टिस करना है, तो मैं जीएस का भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। और इन वीडियोस को आप लोग देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप लोग देखिए। आप लोग सिर्फ देखिए नहीं, इन्हें शेयर भी करिए। जो भी आपके जितने भी मित्रगण हैं जो जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर डीएसएसबी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तो उनमें इन वीडियोज़ को शेयर भी करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करिए अलग अलग ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कोमा। देखिए अल्फ्रेड कोमा क्या थे? ये एक राजनीति शास्त्री थे और इनका कहना था कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे? एक फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे और इन्होंने एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे फ्रांसवा फर्टो के साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति के शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।